हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम जैम 2019। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक टी मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ओके, और v बोला है कोई सबस्पेस है इस वेक्टर स्पेस का सच दैट, यानी कि इस वेक्टर स्पेस में से वो वाले मैट्रिक्स लेने हैं जिनको t से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल जाते हैं। ओके, सो ये नल स्पेस की डेफिनेशन की तरह लग रहा है, लेकिन नल स्पेस में क्या होता है, मैट्रिक्स में से नहीं आते हैं एलिमेंट, वो कहाँ से आते हैं, वेक्टर्स की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो n क्रॉस p की जगह अगर n क्रॉस 1 होता तो ये t के नल स्पेस का डेफिनेशन बन जाता। ओके, बट इस केस में क्या है कि ये जो x है ये वेक्टर ना होके मैट्रिक्स है। सो अब हमसे डायमेंशन पूछा है v का। अब डायमेंशन जब भी हमसे पूछा जाता है तो एक तो तरीका है कि तुम बेसिस फाइंड कर लो, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस बता दो। और एक ये तरीका है कि तुम देखते हो कि जनरल एलिमेंट जो है उस वेक्टर स्पेस या सब स्पेस का वो कैसा दिखेगा। और जनरल एलिमेंट में नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, फ्री वेरिएबल्स जितने होंगे उतनी ही डायमेंशन होगी उस वेक्टर स्पेस या सब स्पेस की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल एलिमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका अगर मैं कोई जनरल एलिमेंट लेता हूँ तो वो कैसा होगा, लेट्स से a11 a12 a1p and a21 a22 and a2p, let's say, and an1 an2 and anp। ओके, सो इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, लेकिन ये सभी के सभी वेरिएबल्स फ्री नहीं है क्योंकि ये कंडीशन भी है एक्स्ट्रा अलग से, है ना। अगर ये कंडीशन नहीं होती तब तो सारे वेरिएबल्स फ्री हैं और जो डायमेंशन है v का वो क्या हो जाता, n इंटू पी या p इंटू n, है ना। लेकिन अब क्या है कि कुछ कंडीशन है, उस वजह से कुछ वेरिएबल्स फ्री नहीं रहेंगे, डिपेंडेंट बन जाएंगे। तो जितने वेरिएबल्स फ्री हैं केवल उतनी ही डायमेंशन रहेगी, यानी पी एन में से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम घटा देंगे, तो क्या कहते हैं हमारा डायमेंशन ऑफ वी आ जाएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस कंडीशन। अब टी लिया, टी यहाँ से किस ऑर्डर का होगा, टी एम क्रॉस एन ऑर्डर का है और ये एन क्रॉस पी ऑर्डर का है। और जो प्रोडक्ट इनका आ रहा है वो क्या है, वो किस ऑर्डर का है, वो एम क्रॉस पी ऑर्डर का होगा। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है उस पर जीरो है सब की सब, है ना, क्योंकि हमें ऐसा वी उठाना है जो इसके टी के साथ मल्टीप्लाई करने पे जीरो दे दे। ओके, अच्छा, टी का रैंक हमें क्या बताएगा, टी का रैंक हमें ये बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितनी है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितनी है। तो ऐसे करके अगर हम टी को हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि टी में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितनी है। और वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हमें क्या बताएंगी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी मिलेंगी। ठीक है, लेट्स से इसमें रैंक ऑफ टी अगर कोई x है, लेट्स से रैंक ऑफ टी इज x, तो इसमें x इंडिपेंडेंट रोज हैं। और जब मैं इस सिर्फ इस कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी, ऐसी सिर्फ इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग मुझे x इक्वेशन मिल जाएंगी जो कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है उनको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, है ना। तो हर एक कॉलम के लिए मुझे कितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिल रही है, रैंक ऑफ टी के बराबर मिल रही है। ठीक है, रैंक ऑफ टी के बराबर मुझे इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिल रही है हर एक कॉलम के लिए। तो इसके लिए भी रैंक ऑफ टी मिलेगी, इसके लिए भी रैंक ऑफ टी इक्वेशंस मिलेंगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और टोटल p कॉलम है तो इसका मतलब p इंटू रैंक ऑफ टी। इतनी इक्वेशंस है मेरे पास। ठीक है, इतनी मेरे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, इनको मैं ओवरकम नहीं कर सकता ऑपरेशंस लगा के। और क्या कहते हैं, मेरे पास वेरिएबल कितने थे, n इंटू पी यानी p इंटू एन, इतने वेरिएबल्स हैं। अब देखो वेरिएबल इतने हैं और क्या कहते हैं इक्वेशंस इतनी है, तो फ्री वेरिएबल कितने होंगे। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटे से एग्जांपल के साथ। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3z, इसको w लिखना था, w 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। मान लो ये दो इक्वेशन है, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन है और क्या कहते हैं वेरिएबल 4 हैं, तो फ्री वेरिएबल कितने हुए, 2 हुए, है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो मतलब कि जेड और डब्ल्यू को k1 k2 एज्यूम करके x और y को तुम k1 k2 में निकाल सकते हो, है ना। तो x और y डिपेंडेंट हो जाएंगे, जेड और डब्ल्यू फ्री वेरिएबल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे देखो टोटल वेरिएबल इतने थे और इक्वेशन हमें मिलेंगी इतनी इक्वेशन मिलेंगे। तो क्या कहते हैं, फ्री वेरिएबल कितने हो गए, फ्री वेरिएबल कितने हो गए, पी एन माइनस पी इंटू रैंक ऑफ टी, है ना। जैसे यहाँ पे 4 - 2 करके फ्री वेरिएबल आए ना, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन करके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन किया, तो वहाँ से हमें टोटल फ्री वेरिएबल मिल गए कितने होंगे। और जो जितने फ्री वेरिएबल होंगे जनरल एलिमेंट में, है ना, यहाँ पे हमने वी का जनरल एलिमेंट जो लिया था ये वाला, इसमें जितने फ्री वेरिएबल होंगे उतनी ही डायमेंशन होगी वी की, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वी। तो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ वी क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू पी एन माइनस पी इंटू रैंक ऑफ टी। पी कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एन माइनस रैंक ऑफ टी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और P, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट दिया हुआ है, मतलब आइगन वैल्यू दी हुई है बेसिकली। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है उसका एक रूट हमें पता है। और जब अगर कोई रियल कोफिशिएंट के साथ इक्वेशन होती है ना, तो उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। तो अगर √2 प्लस आयोटा क्या कहते हैं रूट है, तो √2 माइनस आयोटा भी रूट होगा, ठीक है। अब इन दोनों आइगन वैल्यूज का बेसिकली यूज करके हमें एक 4 डिग्री की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो वो क्या होगी, और उसी इनका यूज करके जो 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी उसको मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज आइगन वैल्यूज अगर सेटिस्फाई करती हैं उस पॉलिनोमियल को तो मैट्रिक्स भी करती है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस √2 प्लस आयोटा, ये हो गया इंटू x माइनस √2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल चाहिए, तो हम दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर। अब बेसिक अलजेब्रा है, तुम इसको इसका स्क्वायर खोलो इसका स्क्वायर खोलो, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट यू विल गेट x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ओके। ये इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी, ओके। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैरेक्टरिस्टिक रूट से, और बाय कैरी मिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स भी इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब p पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 9i इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, p पावर 4 इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस 9i, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है और ये पूछा है कि इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के बराबर नहीं है, ओके। सो देखो इसका ट्रेस जो है वो 3 है, ठीक है, ट्रेस, और डिटर्मिनेंट जो है वो है -5। तो इसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट भी यही आएगा, इसका भी ट्रेस 3 डिटर्मिनेंट। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू इस गिवन मैट्रिक्स के साथ मैच नहीं करते, ठीक है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कितना है 4 और डिटर्मिनेंट कितना है -5। तो इसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट भी इतना ही है, ट्रेस 4 डिटर्मिनेंट -5, इसका भी और इसका भी। तो इन तीनों मैट्रिक्स का जो ट्रेस और डिटर्मिनेंट है वो इस मैट्रिक्स से मैच कर रहा है। देखो जब 2x2 की मैट्रिक्स है तो अगर ट्रेस और डिटर्मिनेंट मैच कर गया मतलब सेम आइगन वैल्यूज है। 2 से ऊपर के ऑर्डर किया तब हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। बाय द वे ये काफ़ी सिंपल है, तुम आइगन वैल्यूज निकाल के देख भी सकते हो, है ना, 2x2 का ही तो है। बट इसका देखो क्या है, इसका ट्रेस 8 हो गया, तो अगर आइगन वैल्यू सेम होती तो इसका ट्रेस तो 4 है, इसका ट्रेस 8 है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी आइगन वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो ना, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एस और टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू इटसेल्फ, यानी कि जो एस है वो भी v2v है और जो टी है वो भी v2v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक इक्वेशन दी हुई है दैट एस ऑफ टी ऑफ v इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, ठीक है। अच्छा अगर हम वो सभी एलिमेंट्स इकट्ठे करते हैं जिन पर s लगाने से 0 आ रहा है, तो वो सब क्या जाते हैं, नल स्पेस में जाते हैं, है ना। और पूरा का पूरा टी ऑफ वी जो है उस पे s लगाने से 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि टी ऑफ वी क्या है, रेंज ही तो है टी की।
तो जो टी की जो रेंज है, रेंज स्पेस है जो टी का, वो कंटेन हो जाएगा नल स्पेस में एस के। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टी का रैंक है, रैंक ऑफ टी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा नलिटी के, बिकॉज वो क्या है, नलिटी क्या है, इसकी डायमेंशन, रैंक क्या है, इसकी डायमेंशन, नलिटी ऑफ एस के। ओके, सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन सी इज that option A is incorrect and C is correct. Okay, so this is wrong, this is right, and this is MSQ, that means more answers might be correct. तो अभी क्या करते हैं, रैंक ऑफ टी की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं जो डायमेंशन ऑफ वी है वो n है, ठीक है। अभी रैंक प्लस नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो आएगी n माइनस नलिटी ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो आएगी n माइनस रैंक ऑफ एस फ्रॉम रैंक नलिटी थ्योरम, है ना, कि रैंक और नलिटी को जोड़ने से डायमेंशन ऑफ वी बनती है। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ से क्या कर सकते हैं, n तो कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो गया, और ये माइनस हटाने के लिए पूरी इक्वेशन के जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन भी चेंज होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा रैंक ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो नलिटी ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस। ये कहाँ से पता चल रहा है, डी से पता चल रहा है, डी इज द राइट, ओके, डी इज राइट, सो बी हैज़ टू बी रॉन्ग। तो इसका मतलब ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स। इस क्वेश्चन में देखो दो सबस्पेस दिए हुए हैं W1 एंड W2 R 100 के, ठीक है, यानी 100 टपल्स हैं, और इसमें वो सारे टपल्स इकट्ठे करने हैं जिनमें हर फोर्थ प्लेस पे, ठीक है ना, मतलब कि अगर i जो है वो 4 से डिविजिबल है तो वहाँ पे 0 आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि x1 x2 x3 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन x4 को 0 होना पड़ेगा, फिर x5 x6 और x7 कुछ भी हो सकते हैं, देन x8 को 0 होना पड़ेगा। ऐसे मतलब अगर 4 से डिविजिबल है i तो उसको 0 होना पड़ेगा। और ऐसे ही W2 में क्या है कि फिफ्थ प्लेस पे 0 आ रही है, हर एक फिफ्थ प्लेस पे, यानी कि x2 x3 x4 तक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। देन x5 को 0 होना पड़ेगा, सिमिलरली x10 x9 तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर x10 को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, देखो इंटरसेक्शन में क्या होगा, हर फोर्थ प्लेस पे भी 0 आएगी शुरू से, और फिफ्थ पे भी 0 आएगी, मतलब कि W में सॉरी इंटरसेक्शन में क्या होगा, इस टाइप के एलिमेंट्स भी आएंगे और इस टाइप के एलिमेंट्स भी आएंगे, है ना, और उसकी डायमेंशन हमें बतानी है। तो वही डायमेंशन बतानी है तो हम क्या करेंगे, जनरल एलिमेंट लेके देखेंगे कि इसमें फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। मान लो 1 से लेके 100 तक हमने ले लिए, ठीक है, x1 x2 x3। अब इसमें फ्री कितने हैं, देखो ये फ्री वेरिएबल है, ये फ्री वेरिएबल, ये फ्री वेरिएबल है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये फिक्स है, ये इससे नेक्स्ट भी नहीं, इससे नेक्स्ट भी नहीं, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ दोनों को फिक्स करना पड़ेगा 0 पे। तो अभी तक यहाँ तक 3 वेरिएबल हुए फ्री। देन x6 कुछ भी हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है, इसको 0 होना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं 8 कुछ भी हो सकता है, 9 कुछ भी हो सकता है, इसको 0 होना पड़ेगा। सॉरी 8 कुछ भी नहीं हो सकता, 8 को 0 होना पड़ेगा, एंड देन 9 कुछ भी हो सकता है, देन 10 को 0 होना पड़ेगा। तो हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में 4 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं, और फिर ये देख लेते हैं कि 1 से लेके 100 में 5 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं, उनको ऐड करके 100 में से घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं ना, जिनको 0 होना कंपलसरी नहीं है। ओके, सो अगर ये फाइंड करना है कि 1 से लेके 100 में कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, वो सॉरी कितने 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं, तो ओके लेट्स ट्राई दिस। 4 देखो, 8 12 ऐसे करके चलता रहेगा। 100 भी 100 होता है 4 से डिविजिबल, हाँ 25 सॉरी 100, है ना, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। तो ये सारे के सारे नंबर है ना, ये 4 से डिविजिबल है, मतलब कि इतने प्लेस पे 0 आनी चाहिए। और ये टोटल नंबर कितने हैं, देखो ये जीपी है, वो सॉरी एपी है, तो एपी में अगर हमें nth टर्म पता है, an पता है, तो हमें n निकालना है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी 4 है, तो ये इज इक्वल्स टू 100 है, ये है ना, nth टर्म पता है हमें, तो हमें n निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
उधर उधर हो जाएगा 96, फिर 4 से डिवाइड किया, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 96/4, सो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 24 एंड n इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो 25 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, तो उसके लिए हम सिमिलरली यही करेंगे, 5, 10, 100। अब की बार an हमें पता है 100 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 5 है 95 हो गया, 95 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। ये हो जाएगा, ओके, सो n आ गया 20। ठीक है, तो देखो 20 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं। देखो 20 नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं 100 के बीच में, और 25 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, जो कॉमन है, तो उनको हटाना पड़ेगा, है ना। और कॉमन वो कौन से होंगे, जो 20 से डिवाइड हो रहे होंगे, है ना। जो 20 से डिवाइड हो रहे होंगे वो होंगे कॉमन, जो 5 और 4 दोनों से हो जाते हैं। तो 20 से होने वाले कौन कौन से होंगे, 1, 20, सॉरी 1 नहीं, 20 से शुरू करना पड़ेगा, 20, 40, 60, 80 और 100। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है ना। तो टोटल मतलब कि इन दोनों को ऐड करके 20 प्लस 25 माइनस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 प्लेसेस पे जीरो आएगी, यानी कि अगर इसका कोई भी जनरल एलिमेंट मैं लेता हूँ तो 40 प्लेसेस पे, 1 से लेकर 100 तक जो भी टपल्स हैं, x2, x3, x3, x100 तक, तो इसमें 40 प्लेसेस पे जीरो आनी है, तो बचे 60। तो उन वो 60 क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं। तो और जो जितने फ्री वेरिएबल का है जनरल एलिमेंट में उतनी ही डायमेंशन होती है, तो इसलिए हो जाएगा 60। इन दिस क्वेश्चन एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है कि इसके अगर नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब k की वैल्यू क्या होगी। नो सोल्यूशन है मतलब इसका क्या मतलब होता है कि रैंक ऑफ a नॉट इक्वल्स टू है रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b के। ओके, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे 1, 1, 1, 1 और 1, 2, 3, 4 एंड 1, 3, 5 k, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे तो बन जाएगी 4, 5, 5। ओके, तो इसको रो एक्लन में करने का ट्राई करते हैं। तो इट विल बी R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस R1, और R3 पे लगेगा R3 माइनस R1। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी, तो सेकंड रो बन जाएगी 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 3, and it will be 0, it will be 2, it will be 4, it will be k minus 1, it will be 5 minus 4 minus 1, 5 minus 4 minus 1, sorry 1, 5 minus 4 1, 5 minus 4 1। so now we have this। और अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 कर सकते हैं, है ना। तो अभी क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं इस पे, हम R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 माइनस 2R2। ओके, सो R3 पे लगा सकते हैं R3 माइनस 2R2। तो ये क्या बन जाएगा, अब फर्स्ट रो सेम रहेगी और सेकंड रो भी सेम रहेगी, और ये बन जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 4 0, ये भी, और ये हो जाएगा k माइनस 1 माइनस 6, तो k माइनस 7, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो कि अगर k माइनस 7 0 हो जाए तो क्या होगा, a का जो रैंक है, क्योंकि देखो इतना a, ये जो इतनी मैट्रिक्स है ये a है ना, तो अगर k माइनस 7 0 हो जाएगा तो a का रैंक क्या हो जाएगा, a का रैंक क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, और इस पूरे a ऑगमेंटेड b का रैंक क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 3, क्योंकि देखो इसमें नॉन जीरो रो रहेंगी 2 अगर ये 0 हो गया तो, और पूरे मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो रहेंगी 3 रो एक्लन फॉर्म में, है ना। तो उसका रैंक 3 हो जाएगा, ये बराबर नहीं हुए और ये बराबर नहीं हुए तो नो सोल्यूशन है ना। तो इसलिए k को 7 होना पड़ेगा फॉर नो सोल्यूशन, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो हो गई है टर्म, मान लो k 7 नहीं है, तो अभी मैट्रिक्स का रैंक भी 3 हो जाएगा, और क्या कहते हैं
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 हो जाएगा, तो उस केस में तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। सो इसलिए k हैज़ टू बी 7। ओके, इस क्वेश्चन में देखो मैट्रिक्स गिवन है और उसका एक आइगन वेक्टर गिवन है, ठीक है। और ये आइगन वेक्टर किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है? रियल आइगन वैल्यू के, ठीक है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसकी तुम आइगन वैल्यू जब निकालोगे तो यू कैन कैलकुलेट बाय a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट 0 रख के यू कैन कैलकुलेट द आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू आएगी 1, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब उसने बोला जो आइगन वेक्टर गिवन है ना वो रियल आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और हमें पता है अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है और आइगन वेक्टर x है तो ax ऑलवेज इक्वल्स टू लैम्डा x, ठीक है। अब इसका यूज कर लेते हैं। तो a क्या गिवन है? 0 0 2 1 0 माइनस 4 0 1 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 y z के साथ, तो इक्वल्स क्या आना चाहिए? 1 इंटू एक्स, है ना, 1 इंटू एक्स, एक्स यही है, तो 2 y z। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ये 2 है ना, तो 2z जो फर्स्ट एंट्री है 2z आएगी इज इक्वल टू 2 आ गई, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करा फिर 2 का इक्वल रखा, तो यहाँ से z1 आ गया। ओके, सेकंड क्या है? 2 माइनस 4z, 2 माइनस 4z इक्वल्स टू y। अब z की वैल्यू 1 यहाँ रख देता हूँ, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू y, यानी y इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब देखो y और z दोनों आ गए तुम्हारे पास, y और z आ गए और पूछा क्या? z माइनस y। तो इसको कर देते हैं अभी, 1 मिनट। सो y की वैल्यू भी आ गई और z की भी आ गई, तो z माइनस y क्या हो जाएगा? 1 माइनस -2 इक्वल्स टू 3। सो आंसर इज 3। इस क्वेश्चन में m और n दो मैट्रिक्स हैं 4x4 ऑर्डर की, और जो उनकी एंट्रीज हैं वो इंटीजर हैं, ठीक है। और m इंटू n यानी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और फिर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ m डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ n निकाल सकते हैं, है ना। क्या होगा? वो डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन ही होता है, ठीक है। तो इस पे जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये 2 बाहर आ सकता है, लेकिन 2 पावर n करना पड़ता है, वेयर n इज़ द ऑर्डर। ओके, सो इन दिस केस जब ये 2 बाहर आएगा तो वो 2 पावर 4 बन जाएगा। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये सेम टू सेम, और जो अंदर मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर है और उसका डिटर्मिनेंट नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो वो 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब जो m इंटू एन का जो डिटर्मिनेंट है वो ये आ जाएगा बेसिकली 4, 2 पावर 4। सो इट इज़ 2 पावर 4 यानी 16। सो दैट इज़ इट। नाउ अब हमें यह पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m और डिटर्मिनेंट ऑफ n इन दोनों को अपने आप में इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स की एंट्रीज इंटीजर हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी इंटीजर ही आता है। तो ये कितनी तरह से ब्रेक हो सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 8 हो सकता है ना, 4 इंटू 4 हो सकता है, या फिर 8 इंटू 2 हो सकता है, या फिर 16 इंटू 1 हो सकता है, या फिर 1 इंटू 16 हो सकता है ना। और इंटीजर बोला है, देखो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, तो नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, -2 इंटू -8 भी हो सकता है, -4 इंटू -4 भी हो सकता है। हमें तो प्रोडक्ट 16 चाहिए ना, लेकिन जब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तब माइनस वालों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए अभी इनको हटा देते हैं, क्योंकि हम तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इनमें से ही कोई होगा, इनमें से हो नहीं सकता, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू देंगे ऐड करने पे। अब इसमें हमें ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दे, है ना। देखो इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो 8 + 2 10 दे रहा है, इसको करेंगे तो ये 4 और 4 8 दे रहा है, ये भी 10 दे रहा है, देखो ये 17 दे रहा है, 16 + 1 17, ये भी 17 दे रहा है। तो इसकी वैल्यू को किसने मैक्सिमाइज किया? 16 इंटू 1 ने, या 1 इंटू 16 ने, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 17, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया 3x3 की, और एक पोलिनोमियल दिया है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, और ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू दी हुई है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द आइगन वैल्यूज, और पूछा है ये। अगर देखो मैट्रिक्स किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है बेसिकली, अगर m² माइनस m माइनस 2i इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये एनिलेटिंग पोलिनोमियल है, और जो एनिलेटिंग पोलिनोमियल के रूट होते हैं वही आइगन वैल्यूज भी होती हैं। ओके,
वो सारी आइगन वैल्यूज ज़रूरी नहीं है कि उससे सारी आइगन वैल्यू मिल जाए, बट जितने भी रूट होंगे वो आइगन वैल्यू जरूर होंगे उस मैट्रिक्स का। चलो उसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -2x प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस टू प्लस 1 एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो रूट्स आ जाएंगे x इक्वल्स टू -1 एंड 2। ओके, तो हमें दो आइगन वैल्यू पता चल गई। लेट्स से क्योंकि कुछ भी नाम दे सकते हैं, सो लेट्स से अल्फ़ा बोल दिया -1 को और बीटा बोल दिया 2 को, गामा हमें नहीं पता। ओके, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा की प्रोडक्ट -4 है, मतलब कि -1 इंटू 2 इंटू गामा इक्वल्स टू -4 होगा, यानी कि -1 इंटू 2 इंटू गामा इक्वल्स टू -4। यहाँ से गामा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो अब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पता है, तो हमें सम निकालना है। सो इट विल बी 2 + 2 -1 3 is the answer. Okay, so this is it for this video and thanks for watching.